तो चलिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूं कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की, तो हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ लिया अब तक देखो अपन लोगों ने पढ़ लिया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और अब बारी है डायरेक्टिंग की। ठीक है, तो आज डायरेक्टिंग को अपन कंप्लीट करेंगे, कोशिश है पूरी की कंप्लीट उसको कर दे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि मीनिंग से मतलब क्या है। डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग। डायरेक्टिंग की अगर आपको डेफिनेशन देखनी है तो मैंने आपको इसको सीक्रेट कोड बताया था लिम्का। तो देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। लिम्का के एल से है लीडिंग, देख सकते हो आप। आई से है इंस्ट्रक्शन, एम से है मोटिवेटिंग, सी से है काउंसलिंग और ए से है अ गाइडिंग। ठीक है, तो क्या बताया, डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लिम्का। तो हमको ये याद करके जाना है। तो लिम्का की ये सारे वर्डिंग्स अगर आप लिख देते हो तो रेड कलर से लिखे हैं मैंने, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे डायरेक्टिंग के। ठीक है, और डायरेक्टिंग में मैंने आपको क्या बात बताई थी, डायरेक्टिंग का मतलब क्या है। एक अच्छे मैनेजर को एक अच्छा डायरेक्टर होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा लीडर होगा, अच्छा मोटिवेटर होगा, अच्छा सुपरवाइजर होगा, अच्छा कम्युनिकेशन करेगा, तभी तो अच्छा डायरेक्टर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये बात बताना होता है ना कि किस और जाना है हमने हमने किस और जाना है। ये कौन बताता है? ये केवल और केवल बताता है डायरेक्टर, कि पहले आपको क्या काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है, ये चीज आपको पता नहीं लगेगी। तो एक अच्छा मैनेजर होगा, अच्छा डायरेक्टर होगा, तभी तो वो आपको बताएगा कि पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा करना है। एक मूवी भी बनती है, उसका डायरेक्टर होता है, तो वो बताता है कि पहले कौन सा सीन होगा, बाद में कौन सा सीन होगा, तो आपको मूवी अच्छी लगने लगती है। तो ये चीज है, डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। People in the organization to achieve its objective. It does not mean only instruction, but also includes supervision. The employee, when they are performing the job, motivating them to perform more efficiently and leading them towards achieving the organizational goals. Organization के अंदर मान के चलो, अगर अच्छा डायरेक्टर है तो उसका काम केवल ये नहीं है, ये बताना नहीं है कि इंस्ट्रक्शन देना, उसका काम सुपरविजन करना भी है कि काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। जब एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनको मोटिवेट करना। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था, एक जैसे बाहुबली जब लड़ाई लड़ने गया था तो उसने मोटिवेट किया था। क्या मोटिवेट किया था? उसने इस चीज को मोटिवेट किया था कि जब लड़ाई हार रहे थे तो उसने बोला कि क्या है मृत्यु, दुश्मन के सामने माथा टेक देना है मृत्यु, यही बोला था, है ना। तो मोटिवेटिंग देम टू परफॉर्म मोर एफिशिएंटली एंड लीडिंग देम टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए लीड करना, कि भाई तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। ठीक है, तो लीड करना, मोटिवेट करना, ये भी एक काम होता है डायरेक्टर का। अब देखो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग के लिए सीक्रेट कोड मैंने बता दिया था, सी एट टायर्स होते हैं ना, सी एट कैसे? जैसे देखो पहले तो एक बार अपन नॉर्मल पढ़ लेते हैं इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। डायरेक्टिंग इनिशिएटिव एक्शन, इनिशिएट करता है एक्शन डायरेक्टिंग। फिर क्या कहता है? डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब सी एट कैसे? सी फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस का सी आ गया, सी एट का ई एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट ई, है ना। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो उसका टी आ गया, टॉप से बॉटम की ओर आता है ना, टॉप से बॉटम की ओर आता है। चलो अब सी एट, सी ई ए टी, ए एक्शन, सी फॉर कंटिन्यूअस, सी ई फॉर एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टी फॉर टॉप टू बॉटम। तो चलिए अब बात करते हैं अपन, हमने इसका ये तो बात पढ़ लिया कि इसका सीक्रेट कोड क्या है और इसको किस तरीके से अपन करते हैं। अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिपेयर सेटिंग फॉर एक्शन बट डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बोलते हैं भाई बाकी के जितने भी अभी तक अपन ने पढ़े प्रोसेस या फंक्शंस की बात करते हैं वो क्या थे? अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या बात करते हैं कि एक्शन लेने की तैयारी करवाते हैं आपको, सेटिंग फॉर एक्शन बोलते हैं। लेकिन डायरेक्टिंग क्या बात बोलता है? एक्शन में आ जाओ बाप, एक्शन करवा देता है डायरेक्टिंग, इनिशिएट करवा देता है एक्शन को। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन के अंदर क्या लिखोगे, बाकी के सारे तो सेटिंग फॉर एक्शन है और ये इनिशिएट फॉर एक्शन है। ठीक है, ये कीवर्ड्स होते हैं। देखो वैसे आप अपनी लैंग्वेज लिख लो, अगर आप अपनी कीवर्ड को यूज करके सही आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आपने कीवर्ड यूज नहीं किए तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सारा तो कीवर्ड का ही खेल होता है।
तो ये सेटिंग फॉर एक्शन एंड ये, और जो डायरेक्टिंग है वो इनिशिएट फॉर एक्शन है। ये कीवर्ड अपन को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको तो पता ही है 3 तरीके के लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, है ना। तो अगर मैं बात करूं, हर लेवल के ऊपर ये डायरेक्टिंग होता है हमारा। तो आप सोचो कि डायरेक्शन केवल टॉप लेवल वालों को ही देना है। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू द सुपीरियर। सुपीरियर कहां पर, सॉरी सुपीरियर कह रहा हूं, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कहां होते हैं आपके, सुपरवाइजर लोअर लेवल पर होते हैं। तो यानी टॉप लेवल वाला किसको डायरेक्ट करेगा, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल वाला किसको डायरेक्ट करेगा, लोअर लेवल को, और लोअर लेवल पे जो सुपरवाइजर बैठा है वो किसको डायरेक्ट करेगा, एम्प्लॉय को। यानी अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट के हर लेवल के ऊपर डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग ऐसा सोचो कि केवल टॉप लेवलों का काम है, तो ऐसा नहीं है, हर लेवल वालों का काम है डायरेक्टिंग करना, क्योंकि हर लेवल वाला अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है कैसे काम करना है हमने, ठीक है। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑफ सुपरविजन कम्युनिकेशन। ये तो मैंने आपको पहली बात बताई है, डायरेक्टिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार डायरेक्टिंग हुआ वापस नहीं होगा, इसमें कंटिन्यूसली ये इसके फंक्शंस चलते रहते हैं। सुपरविजन भी चलता है, कम्युनिकेशन भी चलता है, लीडरशिप भी चलता है, मोटिवेशन भी चलता है, रेगुलर चलता है ये थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आपको ये बात बताऊं, आगे जाके अगर आपको याद हो तो अपन ने जब डिटेल वीडियो पढ़ा था तो अपन ने बात पढ़ी थी ना, मोटिवेशन क्या चीज है, मैस्लो ने दिया था हायरार्की, है ना। मैस्लो की मोटिवेशन की पूरी थ्योरी है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा आज आप लोगों को मेरा जोश कम नजर आ रहा हो, क्योंकि मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम हो रहा है मुझे, फीवर हो रहा है, इस वजह से। तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब मैंने बताया, देखो कोई भी डायरेक्शन देता है, नीचे का बंदा ऊपर को डायरेक्ट थोड़ा कर सकता है। आप पापा को कर सकते हो क्या, पापा कल से पापा ऐसे ही काम करना, ठीक है, पापा पानी का ग्लास देना। तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते पापा को, पापा बोल सकते हैं आपको, आप बोलोगे तो वो ये उड़ती हुई चप्पल आएगी आपके पास। तो यानी फ्लो कभी भी बॉटम से टॉप की ओर नहीं जाता, टॉप से बॉटम की ओर जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग हमेशा कौन देगा, सुपीरियर देगा सबऑर्डिनेट को, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये फीचर है। अब फीचर का अपने सीक्रेट कोड पढ़ लिया, सीएट, है ना। तो जब तक आप सीक्रेट कोड याद रखोगे ना, देखो एग्जाम में अगर कोई भी टॉपिक आता है, कोई भी केस स्टडी आती है, कोई भी टॉपिक एक्सप्लेनेशन करने को आता है, अगर आपके पास इसके सीक्रेट कोड पता है तो आप झट से सीक्रेट कोड लिख के और फिर तसल्ली से सोच समझ के आराम से, जैसे कोई क्वेश्चन आया, अब आपने क्वेश्चन पेपर शॉर्ट में लिख दिया, उससे पूछा गया फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, आपने छोटे छोटे लिख दिया सीएट। अब आपको वो जो हेडिंग्स है ना वो याद रह जाएंगी। जब आप लिखने बैठोगे ना तो सीएट से सीक्रेट कोड तो लिख लिया तुरंत आपने, अब आपको याद रह जाएगा वो कि क्या क्या हेडिंग्स है, क्योंकि सारे खेल हेडिंग के, सारे खेल आपके कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं, कीवर्ड्स के हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, कीवर्ड हेडिंग को अच्छे तरीके से लिख कर आना, देखना फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएंगे। बिजनेस स्टडीज में भी 100 में से 100 आते हैं, पता है आपको। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम सही स्ट्रेटजी नहीं अपनाते, है ना। तो ये चीज है। चलिए इंपॉर्टेंस की बात करें अगर अपन, इंपॉर्टेंस, इनिशिएट एक्शन। इंपॉर्टेंस के अंदर क्या बात बोलते हैं, सबसे पहला है इनिशिएट एक्शन। क्या इसका सीक्रेट कोड बताया था मैंने आप लोगों को, देखो सीक्रेट कोड इसका शायद आई थिंक नहीं बताया, कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हो। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अपन ने ऊपर पढ़ के आए हैं, बाकी के जितने भी फंक्शन है वो सेटिंग फॉर एक्शन है, और ये क्या डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन है, स्टार्ट करना। आप पिक्चर से देख सकते हो, प्ले बटन को स्टार्ट कर देना। पहले तो ये देखना, अच्छा ये प्ले बटन दबाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे। अब जो इनिशिएट कर दिया एक्शन आपने, प्ले बटन को इनिशिएट करना, कोई भी एक्शन को उसको कहते हैं चिंगारी दे देना, कंटिन्यू कर देना, ये इसका काम होता है। It helps to initiate action by the people in the organization towards attainment of the desired objective. The employees start working only when they get instruction, direction from superior. ठीक है, इट इज डायरेक्टिंग फंक्शन विच स्टार्ट एक्चुअल वर्क टू कन्वर्ट प्लान इनटू रिजल्ट। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था, यूजुअली आप ये सारी चीजों को सोल्जर से भी समझ सकते हो। सोल्जर क्या काम करते हैं, सोल्जर इंतजार करते हैं कि कमांडर इन चीफ का आ जाए इंस्ट्रक्शन। एक बार जैसे उन्होंने बोला फायर, तो जैसे लाइक फायर, उससे पहले तो सब इंतजार करके बंदूक तान के खड़े होते हैं, भैया जैसे ही आ जाएगा ले ट्रिगर दबा देंगे, है ना। तो डायरेक्शन देने वाला तो कमांडर इन चीफ है ना, जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। कहते हैं ना, कभी भी अपन किसी ऑफिस में जाते हैं, भाई साहब ऊपर से ऑर्डर नहीं आया अभी, है ना। ऊपर से ऑर्डर का मतलब क्या है, टॉप मैनेजमेंट अभी बताने को रेडी नहीं है। जब वो बता देगा तो हम उसको प्लान पे कर देंगे,
ठीक है, जैसे अभी आपके आ रहा था, प्लानिंग चल रही है कि 12th क्लास के अंदर भी 2 सेमेस्टर कर देंगे, ठीक है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो जाएंगे। तो अभी प्लानिंग ही है केवल, हो सकता है सारे काम पूरे हुए हो लेकिन अभी पुट टू एक्शन नहीं हुआ। तो जब पुट टू एक्शन होगा तो हम क्या बोलेंगे, ऊपर से ऑर्डर आ गए, अब पुट टू एक्शन हो गया, फिर सारे टीचर्स भी आपको 2 सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, स्कूल भी 2 सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, एग्जाम भी 2 सेमेस्टर में होंगे, अभी तक ऑर्डर ही नहीं आए, है ना। तो फिर वो क्या चीज आती है, इसका मतलब इनिशिएट एक्शन का काम किसका है, डायरेक्शन का काम है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंस अपन ने पढ़ लिया कि इसकी इंपॉर्टेंस पहली है इनिशिएट एक्शन। अब देखो दूसरी की बात करते हैं, इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स। अब देखो ये पिक्चर मत बता रहा है, इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स यानी हर हर देखो हर एम्प्लॉय क्या बना के ले आया, अपने अपने हिसाब से कटआउट्स बना के ले आया, पिक्चर बता रही है। अब कटआउट को कैसे जोड़ रहा है ये कौन बता रहा है, डायरेक्टर। आपने अपने एफर्ट्स कर लिए, आप अपने अपने काम करके आ गए, अब इस काम को प्लान टू एक्शन कैसे करना है ये कौन बताएगा, डायरेक्टर। जैसे मूवी के अंदर भी होता है, मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ने म्यूजिक बना लिया, सॉरी म्यूजिक बनाने वाले ने म्यूजिक बना लिया, ठीक है, अब हीरो साहब आ गए, ठीक है, कहानी के लेखक आ गए, सब कुछ आ गए। अब डायरेक्टर साहब बताएंगे कि गाना कब आएगा मूवी में, है हीरो साहब कब जो है मारेंगे, क्या कहते हैं विलन को, है, और हीरोइन कब आएगी, और एक्टिंग कैसे करनी है, और बागों में गाने कब गाने हैं, ये सब चीजें जो है ना डायरेक्टर साहब बताते हैं, तभी मूवी अच्छी लगती है। समझे आप मेरी बात। तो क्या चीज बताइए, जितने भी एम्प्लॉइज थे उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट यानी इकट्ठा करने का काम किसका होता है, डायरेक्टर का। छोटे 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 आप रॉ मटेरियल तैयार करके ले आए, अब उस रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाना है अपन को, फाइनली हमको कैसे चीज जाना है, वो कौन बताएंगे साहब, डायरेक्टर साहब। तो डायरेक्टर का काम इतना इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेट करना सबसे बड़ी बात है। हालांकि पिक्चर से आपको बात समझ में आ रही होगी मैं कहना क्या चाहता हूं, हर आदमी अपना अपना काम करके ले आया, अब उन काम को इकट्ठा कैसे जोड़ना है वो काम इनका ही है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटीग्रेटेड, इंटररिलेटेड, so it is necessary to coordinate all the activities. It integrate the activities of subordinate to coordinate all the activities. It integrate the activities of subordinate by supervision, guidance and counseling, है ना। अब ये देखो बाहुबली आया था जब सेना के लिए लड़ने, हर आदमी अपने अपने हथियार लेकर आ गया, हर सैनिक अपने अपने हथियार लेकर आ गया। अब सवाल ये उठता है कि बाहुबली ही तो बताएगा कि है ना कब करना है कब नहीं करना फायर, ठीक है। अब तोप के गोले पड़े हुए हैं, अब उस दिन मैंने आपको एक मूवी का सीन दिखाया था बाहुबली का ही, कि तोप का गोला पड़ा हुआ है, कपड़ा है, मिट्टी का तेल भी है, और वो यूं 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 एक्शन कर रहा था ऐसे यूं यूं यूं। अब फिर तय क्या हुआ, फिर जैसे ही उसको लगने लगा, अब बाहुबली को लगने लगा अब सेना बहुत ज्यादा आ रही है कालके की, अब इतनी सारी सेना आ गई, अब इसको एक साथ कैसे मारेंगे, क्योंकि हमारी सेना तो कम है, कालके की तो बहुत ज्यादा है। मैंने मूवी का क्लिपिंग भी दिखाई थी आपको, और अगर मूवी देखी है तो पता होगा। फिर वो ऐसे 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 एक्शन करके है ना, फिर उसको पता लगता है अब मुझे कपड़ा मारना है इस पे, तो वो जैसे ही वो तोप के गोले से सारा इतना बड़ा कपड़ा फेंकता है मिट्टी का तेल वाला, है ना। फिर उसके बाद सारा कपड़ा जब सबके ऊपर आ जाता है तो अब उसका डायरेक्शन क्या है, अब वो कहता है अब ले अब तीर चला देता हूं आग का, वो सब आग से झुलस जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, या अब उसको पता था ना, अपने सुपरविजन में काम करवा रहा है, उसकी गाइडेंस में सारे लोग काम कर रहे हैं। अब खुद तो उठा के तोप का गोला मारेगा नहीं कि भाई उठा के तोप का गोला मैं मारूं, करने वाले तो सैनिक है, लेकिन वो बता रहा है कि कब क्या काम करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात। डायरेक्टर का सबसे बड़ा काम यही होता है कि उसको ये बात पता होती है कि हाँ अब लोहा गर्म है, अब जोर से चोट दे दोगे तो लोहा मोल्ड हो जाएगा। मतलब ये होता है कि कब आपको एक्शन पे जाना है, ये काम किसको पता होता है, केवल डायरेक्टर को, ठीक है। सुपरविजन में, उसकी गाइडेंस में, उसकी काउंसलिंग में काम करना होता है। मींस ऑफ मोटिवेशन, जो चीज इम्पॉसिबल लगने लगती है ना वो चीज पॉसिबल हो जाती है सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन से। क्योंकि इम्पॉसिबल का जो आई एम है वो भी यही कहता है कि आई एम पॉसिबल, ठीक है। इसमें लग रहा है ना, तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। सर जैसे आप लोग बोलते थे सर सर फट रहा है, सर कोर्स कैसे पूरा होगा, सर समझ में नहीं आता कोर्स कैसे पूरा होगा। अब कोर्स भी पूरा हो गया, वन शॉट भी खत्म होने को आए, और उम्मीद करता हूं कि सब बच्चों को आता भी होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की है तो आप लोगों को आता भी होगा, हर चीज पूरी होने को आई है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्टर, आपका टीचर भी आपका डायरेक्टर हो सकता है, लीडर हो सकता है, जो भी आपसे सुपीरियर है, जो आपको गाइड कर रहा है वो आपका डायरेक्टर है, ठीक है। हमको डायरेक्टर की बातों के हिसाब से चलते हैं तो इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल होने लगती है। बाहुबली मूवी का बार बार एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि उसने ये सारे टॉपिक्स को अपनी मूवी में कवर कर दिए। कैसे, हार रहा था बाजी को,
हारते हारते बाजी बाजी को मोटिवेट कर डाला उसने। क्या है मृत्यु, दुश्मन के सामने घुटने टेक देना है मृत्यु, अपनी मातृभूमि के अंदर लहू जो है ना बहाने जा रहा हूं, कौन आएगा मेरे साथ, मैं बाहुबली महेशमती, सब आ गए कि ठीक है। और सब में जोश आ गया और हारी बाजी को जीत गए, बताओ। सब हार रहे थे और ऐसे ऐसे काट डाला सारा सबको। और इसके ऊपर अपन ने क्लिपिंग भी देखी। तो सारा खेल किसका है, मोटिवेशन का। इट मोटिवेट द सबऑर्डिनेट टू वर्क एफिशिएंटली एंड टू कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट। और अब देखो, आप लोग जोश में नहीं होते, आप लोग ऐसे ठंडे ठंडे बैठे होते हो। अब मैं भी धीरे धीरे बढ़ा, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, है। तो अब आप लोग क्या बोलोगे, सर नींद आ रही है बहुत तगड़ी वाली, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अब मैं पूरा अंदर जोश भर देता हूँ आप लोगों के अंदर। आओ बच्चों देखते हैं अब ये है मोटिवेशन, और आओ पूरा कर लेते हैं उन काम को। मैं अगर एनर्जी से बात करूंगा, आप बोलोगे हाँ सर, हाँ सर, अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया पेपर करके आएंगे, सब अच्छा ही होगा। तो आप में एक मोटिवेशन आ गया। अगर यही चीज है, कोई लीडर को, डायरेक्टर को हमेशा हमेशा जोश में रहना चाहिए, ताकि आपके फॉलोअर जो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं उनमें भी एक मोटिवेशन रहे और हारी बाजी को जीत जाए। मैक्सिमम एफर्ट्स आपका तभी लगेगा जब मैं अच्छा होऊंगा, जब मैं अपने आप में एनर्जी भरूंगा। यार सर को भी जुकाम हो रहा है, सर ने क्लास स्टार्ट करते ही बोल दिया था मुझे भी फीवर हो रहा है। जब सर इतनी एनर्जी से बात कर सकते हैं तो हम मुंह पे कपड़ा लेके क्यों पड़े हैं, ऐसा होता है ना। तो हम भी तो अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। हाँ यही तो बात है, यही तो मोटिवेशन है जो आप लोगों को देना है मैंने, है ना। चलो, क्योंकि तबीयत खराब का क्या, ये तो होती रहेगी, मौसम चेंज हो रहा है, होता रहेगा, लेकिन हमें अपना क्या काम करना है, अच्छे से अपना बेस्ट टू बेस्ट देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ चुकी है बात। फैसिलिटेट चेंजेस, फैसिलिटेट चेंजेस, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कहीं जो बच्चे जुकाम के मारे कपड़ा लेके बैठे हुए थे, कहीं उनको लगने लगे कि सर अब तो अब नाक सामने बह जाएगी, तो सर आप हमें कपड़ा ही लेने दो, तो तुम कपड़ा लेके बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी तो बात अलग है, मैं तो जानबूझ के उसमें जो एनर्जी में ही रहता हूँ 24 घंटे ही। फैसिलिटेट चेंजेस, ठीक है। Employees often resist change due to the fear of adverse effect on their employment and promotion. Directing, facilitate, adjust in the organization to cope with the changing environment. अब एक बात बताओ, जैसी एनवायरमेंट चेंज हुआ, अब क्या होता है कि लोग बाग क्या काम करते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं। कोई भी नई चेंजेस आएंगे ना तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, अरे सर हम नहीं कर सकते सर, सब कुछ चेंज हो गया है। तो आपको ऐसे केस के अंदर क्या होता है, जो नए चेंज को मोटिवेट कौन करता है, लीडर, डायरेक्टर, यही करता है। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, भाई और बहनों आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सब लोग हाहाकार मच गई, भाई साहब सब लोग ऐसे हो गए कि अरे क्या हो जाएगा, अब तो 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। तो उसने क्या बात बोली, मोदी जी आए साहब, मोदी जी टीवी पर आए और बोलते हैं कि साहब घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाई और बहनों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। परिवर्तन आते हैं, ब्लैक मनी को खत्म करना है, तो जब घर में सफाई करते हैं दिवाली टाइम पर तो सब मुसीबतें आती हैं, थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, घर 2-4 दिन के लिए इधर उधर होता है, फिर सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है। तो आप लोगों को लगने लगा हाँ यार मोदी जी बोल रहे हैं तो हमें करना है। फिर कोरोना आया, कोरोना के टाइम के ऊपर भी आप डिमोटिवेट हो गए, और अब तो घर से काम कैसे होगा, वर्क फ्रॉम होम। तो मोदी जी आए, थाली बजा के, घंटी बजा के सबको मोटिवेट करवाते थे, ठीक है। तो एक कोई भी चेंज आता है तो एक अच्छे मोटिवेटर का काम, एक अच्छे डायरेक्टर का काम क्या है कि आपको फिर से उस चेंज के लिए रेडी कर देना। और पूरी जनता चेंज के लिए रेडी हो गई। आज बड़े से बड़े सेलिब्रिटी के लिए भी लोग इतने फॉलोअर नहीं है, उसकी इतनी बात नहीं मानते जो हमारे मोदी जी की मानते हैं। तो ये हमारे देशवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा गर्व की बात है कि जो मोदी जी इतने प्रिय हैं उनको, कि वो सब, कोई सेलिब्रिटी नहीं है ऐसा, एक सर्वे हुआ है, कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जिसको जो जो कि इतनी फैन फॉलोइंग रखता हो। मोदी जी कह दे एक बार कि वो आपको लक्षद्वीप पे जाना है तो वो सब लक्षद्वीप पे जाएंगे और वहां पर क्या कहते हैं अपना पूरा करेंगे। मालदीव नहीं जाना तो साहब नहीं जाना। तो ये मोदी जी का कमाल है, तभी तो है ना ऐसा। चलो, क्योंकि वो एक अच्छे डायरेक्टर है। अब आती है बात स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स टू अचीव बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। बैलेंस रखना चाहिए। आप देख रहे हो, ठीक है, आंटी जी खड़ी हुई है एक पैर पे, देख रहे हो, बैलेंस बना के बैठी है। ऐसा ही कुछ बैलेंस आंटी जी ने जैसा बैलेंस बनाया है, ऐसा ही कुछ बैलेंस क्या चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डायरेक्टर मेंटेन करके चलता है। अब सोचो कि केवल डायरेक्टर ये सोचे कि नहीं नहीं ऑर्गेनाइजेशन का भला होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ठीक है, यानी एम्प्लॉय का भला हो ना हो,
सर अब तो दिल्ली में भी मोदी जी हैं। अजी साहब अब देखना हर जगह मोदी जी रहेंगे, क्यों? मेरे हिसाब से तो रहने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली भला वही चीज चाहते हैं देश का। बाकी की कोई पार्टी मुझे तो नजर नहीं आती कि कोई ऐसा कुछ कोई बड़ा कमाल किया हो। मोदी जी के राज में तो बहुत बहुत कमाल हुई है ना। दिल्ली में भी आ गई, अच्छा ही हुआ मैं तो कहता हूँ। एनीवेज, राजनीतिक बातें हैं, जितना अंदर घुसो वो कम है। तो अब आती है बात, अपन मुद्दे की बात पर आ जाए तो स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता। जनता से मतलब एम्प्लॉय से मतलब, ऑर्गेनाइजेशन कभी ऐसा ना सोचे। ऐसी एम्प्लॉय कभी ना सोचे अरे यार मेरी तो जेब भरती है ना, भला होता है तो हो, नहीं होता तो ना हो। आप जिस डाल पे बैठे हो अगर वही डाल को काटना चालू कर दोगे तो आप भी नीचे गिरोगे। तो एम्प्लॉय को भी बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का भला नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, जिसका नमक खाया उससे वफादारी करूंगा, ऐसी चीज होनी चाहिए एम्प्लॉय में। ठीक है, ऐसी चीज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होना चाहिए। हम किसकी वजह से है? एम्प्लॉय की वजह से। आज एम्प्लॉय अच्छे तो हम अच्छे। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी सोचना चाहिए कि टाइम टू टाइम उनका इंक्रीमेंट करे, उनको प्रमोट करे। आज डॉक्टर्स अच्छे हैं तो हॉस्पिटल अच्छा है। ठीक है, तो हॉस्पिटल को सोचना चाहिए कि डॉक्टर की तनख्वाहें बढ़ाते रहे, और डॉक्टर्स को भी सोचना चाहिए हमारा हॉस्पिटल है, हम मिलकर काम करेंगे और इस हॉस्पिटल को आगे से आगे बचाएंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन, तो एग्जांपल दिया, हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही सोचना चाहिए, एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। गाड़ी के पहिए हैं ये, आगे के दो पीछे के दो। अगर आगे वाले सोचे कि हम आगे बढ़ेंगे और पीछे वाले बोले कि हम तो पीछे जाएंगे, तो गाड़ी कैसे आगे जाएगी? है ना। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए कोऑर्डिनेशन से काम करना जरूरी है, और डायरेक्टिंग के थ्रू ही ये बैलेंस मेंटेन हो सकता है और कोऑर्डिनेशन बन सकता है। अब आती है बात एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। कल को मान लो अगर आपके एग्जाम में रहता है कि डायरेक्शन के कौन कौन से एलिमेंट है, तो तुम चीख चीख के बोलोगे मोटिवेशन, बाहुबली, माहेशमती। ठीक है, कम्युनिकेशन, जो हमारे मुकेश अंबानी साहब बढ़िया कम्युनिकेशन बना के चल रहे हैं। लीडरशिप, मोदी जी हैं, और सुपरवाइज भी बढ़िया ही करते हैं हमारे। तो ये चार जो है हमारे एलिमेंट है। देखो ये चारों एलिमेंट में सुपरविजन बहुत डिटेल के अंदर नहीं है, एक ओवर रिव्यू है, नाम से ही पता लग रहा है सुपरविजन, ऊपर की तौर से विजन, सुपरविजन। ठीक है, सुपरवाइजर, सुपर यानी ऊपर ऊपर से जो विजन करता है, ऊपर ऊपर से जो देख रेख करता है, वो सुपरवाइजर। मतलब यही है कि आप देखते रहे ऊपर की तौर से सब कुछ काम ठीक ठाक तो चल रहा है। ठीक है ना। इट मीन्स ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट एट वर्क टू सी दैट दे आर वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्स एंड हेल्प देम इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। पता लगे कि यार आप मतलब एम्प्लॉय को काम दे दिया और एम्प्लॉय जो है काम कर नहीं रहे, और आप सोच रहे हो कि एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, भाई साहब वो तो साइड में बैठ के मजदूर लोग, अरे भाई सुबह फ्रेश नहीं हुआ, बीड़ी पीने दे मुझे तो, और साइड में बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है, कि वो तो अपने आपस में वाले, और वो एम्प्लॉय है ना आपस में काम करने मतलब बातचीत करना चालू कर दिया, गॉसिप करना चालू कर दिया। अरे तू क्या लेकर आई है आज? है मैं तो देख आज टिफिन में लाई हूँ छोले भटूरे, तूने क्या बनाया था? कड़ी चावल बनाए थे मैंने तो ऐसी बातें अगर हो रही है तो भाई सुपरवाइजर क्या काम करेगा? उसका काम है देखना, जाके देखना कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप प्लान के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या कड़ी चावल और राजमा चावल की बातें चल रही हैं। है ना, कहीं ऐसा तो नहीं साइड में बैठ के बीड़ी पी रहे हो मजदूर लोग, काम तो कर नहीं रहे साहब। ठीक है, वर्किंग वो तो टाइम निकल गया लंच टाइम, तो और बीड़ी उनकी अभी भी चल रही है, बात बात पे वॉशरूम जा रहे हैं और वॉशरूम के नाम से इधर उधर घूम रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए ना। तो ये प्लान के अकॉर्डिंग काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये काम किसका होता है? सुपरवाइजर का काम होता है। तो यहां तक की बात समझ में आई तो ठोको लाइक, और समझ में आया तो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि अभी मैंने मोटिवेशन की बात बोली है। जब तक आपका मोटिवेशन मेरे को नहीं मिलेगा अंदर से बढ़िया तरीके से, मेरे पास भी विचार आएंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, और जिनके लाइक नहीं आ रहे और हार्ट नहीं आ रहे, जिनके हैंड रेस भी नहीं हो रहे प्रॉब्लम पे, तो समझ रहे हो क्या कर रहे हैं पीछे? समझ रहे हो? पबजी है ना, पबजी खेल रहे हैं या वॉशरूम में बैठे हुए हैं, सर पेट खराब हो रहा है सर, रहने दो सर, है ऐसे ही बोल रहे हैं वो। और क्या सर, आज मत पूछो, कल पकौड़े खा लिए थे सर, पेट खराब हो रहा है, बाहर का खाना खाओ, एग्जाम टाइम आ रहे हैं, और क्या कहते हैं क्लास अटेंड मत करना, ओपन करके बैठ जाना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। चलो, जिसको पढ़ना पड़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना उस साल भर बोलते रहो वो नहीं पढ़ने वाला। ठीक है जी, चलिए चलिए जी आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, साथ है तो चलो। अब लो, अब मैंने मोटिवेशन की बात बोली थी, जय माहेशमती, याद रखना उसी को, वो इससे समझ में आ जाएगी सारी बातें। इट मीन्स प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल। देखो मैं आपको स्टिमुलेट करता हूँ, बाहुबली ने भी स्टिमुलेट किया था, सर आप बाहुबली हो, नहीं नहीं मैं तो धीरज मल्होत्रा ही हूँ, लेकिन स्टिमुलेट हम दोनों ने किया है, मोटिवेट भी किया है। आप लोग आगे बढ़ जाओ अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर, अचीव कर जाओ अपने कामों को। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट टू देयर बेस्ट एबिलिटी टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल। आप अपनी बेस्ट एबिलिटी पे काम करो। ठीक है,
ताकि आपको डिजायर्ड गोल मिल जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सारा खेल मन का ही है। आपका मन अगर अच्छा है, मन अगर आप हाई लेवल एनर्जी पे बैठते हो रोज, आपको कोई आपके जो है ना तरक्की में बाधा नहीं पहुंचा सकता। रोज उठ के ये चीज सोचनी है, अगर आपके अंदर एनर्जी रहती है कि आज तो आसमान में छेद करके रहूंगा, ठीक है, अगर ऐसी एनर्जी के साथ उठते हो रोज, ठीक है, जिस एनर्जी से मैं बात करता हूं आप लोगों से, ऐसी एनर्जी के साथ कि आज तो कुछ कमाल करके दिखाना है, हो या ना हो वो एक अलग बात है, कोशिश है आज ऐसी करेंगे कि आज तो आसमान में छेद करके दिखाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर डेफिनेटली डेफिनेटली याद रखना, आपके गोल अचीव करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। डिपेंड्स अपॉन द सेटिस्फाइंग नीड ऑफ द पीपल, इट डिपेंड्स अपॉन द सेटिस्फाइंग नीड ऑफ द पीपल। अगर आप फीचर्स की बात करते हो मोटिवेशन के, तो एक टोटली साइकोलॉजिकल फेनोमिना है ये। साइकोलॉजिकल फेनोमिना का मतलब क्या होता है कि मैंने क्या बताया, सारा खेल मन का है। आप सोच लो यार बहुत मुश्किल है, मैं तो पास ही नहीं होऊंगा, मेरे से कुछ भी याद नहीं हो रहा। सच कह रहा हूं, आप लोगों को कुछ भी याद नहीं होगा। एक मन को बोलते रहो बार बार, जो चीज आप बोलोगे, जो चीज सोचोगे, और सच बता रहा हूं वही हो जाएगी। अब मन में एनर्जी लेकर आ जाओ, मैं तो सब कुछ आज करके दिखाऊंगा, मैं तो वो काम कर दूंगा आज सारी बीएसटी रिवाइज आप देखो, सच में पूरी नहीं होगी तो 80% तो हो ही जाएगी, लेकिन सोचो मेरे से नहीं हो सकता। अगर मेरे से नहीं हो सकता तो सच बात बता रहा हूं, एक चैप्टर भी रिवाइज नहीं होगा आपसे। तो सारा खेल किसका है, साइकोलॉजिकल फेनोमेना का है। हमको एनर्जी के साथ काम करना है, तो साइकोलॉजिकल फेनोमेना से चलते हैं तो सारा चीजों को अचीव कर लेते हैं। एम्प्लॉय के साथ भी यही है। गुड डायरेक्टर क्या काम करेगा, साइकोलॉजिकल फेनोमेना के साथ काम करवाएगा आपसे, और आपके अंदर एक आग लगा देगा, मोटिवेशन करवा देगा कि भाई हाँ काम हमें करना है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और आपका ऐसा नहीं है, मोटिवेशन तो है साहब, सुबह उठते नाचना चालू, पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं रही, मैं मोटिवेटेड हूँ, मम्मी पूछ रही है बेटा पढ़ाई कर ले, ऐसी तैसी पढ़ाई, मैं तो मोटिवेटेड हूँ, और नाचना चालू, गाने सुन रहे हो, खूब मस्ती मजाक कर रहे हो। लेकिन भाई तुम्हारा मोटिवेशन राइट डायरेक्शन में तो लग नहीं रहा ना। आप मोटिवेटेड हो तो बैठ जाओ ना पढ़ने, टेबल चेयर के ऊपर, खाना वही आना चाहिए, सब कुछ वही आना चाहिए, सिर्फ नेचुरल कॉल के लिए उठो, बाकी तो सब चीज वही होनी चाहिए। सर ठीक है सर, कहीं नेचुरल कॉल भी वही हो गई तो, अरे वो वहां नहीं करनी भाई, वो तो जाके करनी है, इतना मोटिवेट मत हो जाना। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब यही है कि आपको आपका गोल आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ जी हम लोगों को पूरा काम आज करके दिखाना है। बेवजह का मोटिवेशन जिसमें आपका गोल अचीव नहीं हो रहा, तो ऐसा काम नहीं करना है हमें। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था, ठीक है, 100 में से 100 आए तो घड़ी वरना छड़ी, ये एक था ना अपना वो 3 इडियट का गाना, है ना, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, है ना। अब वो जो बच्चा देखो पढ़ाई करता है ना, पढ़ाई करता है, अगर उसके नंबर कम आ गए तो चलो उसके ऊपर तो गाना जचता है। यहाँ पर बच्चे ऐसे ना तो पढ़ाई करेंगे और फिर वो ये और बोलेंगे सारी उम्र मर मर के जी लिए। अरे क्या तू वैसे ही तो मर रहा है भाई, तू पढ़ाई करेगा उसके बाद तेरे नंबर नहीं आया तो गाना समझ में आता है। यहाँ बच्चे पढ़ाई नहीं करते उसके बाद भी मर मर के जी लिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पॉजिटिव कहने का मतलब मेरा ये है कि पॉजिटिव हमको क्या कहते हैं ना, भी मोटिवेशन हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा काम करोगे तो तुम्हें बेटा आईफोन दिला देंगे, तुम्हें बेटा कार दिला देंगे, तुम्हें बेटा बाइक दिला देंगे। आपकी पापा मम्मी की जो भी क्या कहते हैं परिस्थिति है, जो आपकी पापा मम्मी की फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको एक मोटिवेशन देने के लिए कहते हैं नहीं बेटा अभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ले, फिर लेकर आएंगे चीज, जो भी चीज हो सकती है वो आपकी वॉट, ठीक है। तो अभी ये गाना बना कि 100 में से 100 तो घड़ी वरना छड़ी, छड़ी का मतलब है नहीं तो पड़ेंगे डंडे, ठीक है। चलो, पॉजिटिव मोटिवेशन मीन्स इंस्पायरिंग द पीपल टू वर्क फॉर द बेटर, अप्रिशिएटिंग वर्क, दैट इज वेल डन। नेगेटिव मोटिवेशन मीन्स फोर्सिंग द पीपल टू वर्क बाय थ्रेटनिंग और पुशिंग देम। नहीं आ फिर देख उल्टा लटका देंगे तेरे को, तेरे घर से बाहर निकलना बंद, ठीक है, पढ़ाई लिखाई बंद, शादी कर देंगे तेरी। लड़कियों को फिर क्या बात बोल देते हैं मम्मी पापा, पढ़ाई लिखाई तो तेरे से होती नहीं है तेरी, अगले साल से तो तेरी शादी कर देंगे हम, ठीक है। जाना फिर वहां पर घर में बैठ के रोटियां बनाना आपने, ऐसे होता है ना, अरे बच्ची बच्ची बेचारी, अरे पापा मम्मी शादी कर देंगे मेरी, ठीक है, इस चक्कर में पढ़ाई करना चालू। हालांकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है, पापा मम्मी डरा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को क्या पेनलाइज करना जरूरी है कि ऐसा काम करोगे तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा, ठीक है। जय महेशमती, देख रहे हो आप, जय महेशमती, ये ध्यान से समझ के चलना कि इन्हीं से ही चीजें हैं मोटिवेशन, पॉजिटिव नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट प्रोसेस, इंडिविजुअल डिफर इन देयर नीड्स एंड वांट एंड मोर ओवर ह्यूमन नीड्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो एक बात बताओ, मैस्लो साहब ने भी ये बात बोली थी, आज आपको जिस वजह से मैं मोटिवेट कर रहा हूं, क्या अगले साल भी आप इसी तरीके से मोटिवेट हो जाओगे? मुझे नहीं लगता। आपकी नीड अगले साल चेंज हो जाएगी, बातें चेंज हो जाएगी। जब आपकी पढ़ाई चेंज हो जाएगी फिर आपकी और भी बातें चेंज हो जाएंगी। एक ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, आपका मूड, आपका नेचर, आपकी नीड अकॉर्डिंग टू योर एज चेंज होती चली जाती है, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन चेंज होती चली जाती है। पहले मैं जो था
बहुत अलग था पहले। सर हमें समझ नहीं आ रही सर कहना क्या चाहते हो। कहना चाहता हूँ देखो एक बात बताओ, शुरू शुरू में पता है क्या चीज़ थी, आपको शिनचैन पसंद आता था, छोटा भीम पसंद आता था, अब नहीं आता। क्यों? चेंज हो गया ना। तो ऐसी मूड के हिसाब से चेंज होता है। आपका मोटिवेशन पहले कुछ और होता था, अब मोटिवेशन अलग है और आने वाले समय में बिल्कुल अलग होगा। सर पापा को बोल चुके हैं हमको एक्टिवा दिला देना है ना, या आईफोन दिला देना पर्सनल। अब बात यहां पर आती है जब थोड़े और बड़े हो जाओगे ना, जॉब मिलना चालू हो जाएगी, जब आपको जॉब करना चालू हो जाओगे, फिर आपके मोटिवेशन की जो जो नीड है ना वो भी बदल जाएगी। तो इसलिए बोला है साहब ये तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, मोटिवेट करना सबको सबके हिसाब से अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि सबकी नीड अलग अलग है। ठीक है, सबकी नीड अलग अलग है। काइंड्स ऑफ इंसेंटिव है, अब यहां पर काइंड्स ऑफ इंसेंटिव की बात करूं तो दो तरीके के इंसेंटिव्स होते हैं, एक होता है कि फाइनेंशियल, एक होता है नॉन फाइनेंशियल। अब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फाइनेंशियल नीड, अगर एम्प्लॉय को बोलूं कि भैया मैं आपको क्या कहते हैं ना, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट में आपको हिस्सा दे दूंगा, या फिर मैं आपको अलाउंसेस दे दूंगा, या आपको बोनस दे दूंगा, आपका पीएफ बढ़ा दूंगा, या आपको परक्यूसिट्स देना चालू कर दूंगा, ठीक है, या आपको नए नए हमारी कंपनी के शेयर मिल जाएंगे। तो ऐसी बातें अगर होती हैं तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर आती है, जिनमें उनको लालच दिया जाता है। लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर क्या होता है, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, कैरियर एडवांसमेंट मिल जाएगा, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका जॉब एनरिचमेंट होगा, ठीक है, आपको जॉब की सिक्योरिटी मिलेगी, आपको कोई जॉब से नहीं निकालेगा 10 साल, हम आपको बॉन्ड भर लेंगे आपके साथ। तो ऐसी चीज़ें जो होती है ना, वो होती है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में बात क्लियर हुई होगी। अब आती है मैस्लो। मैस्लो साहब आए थे, मैस्लो साहब। अब मैस्लो साहब की शक्ल दिखाऊं, देखो ये थे मैस्लो। ठीक है, अब्राहम अब्राहम मैस्लो। ठीक है, अब्राहम मैस्लो क्या थे, उन्होंने एक थ्योरी दी अपनी। उन्होंने बोला कि कोई भी एम्प्लॉय है ना, वो हिरार्किकली काम करता है। सबसे पहले कोई भी एम्प्लॉय अगर है तो वो आपकी बेसिक नेसेसिटी को, बात को समझने की कोशिश कर, आपको चाहिए उसकी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर दो। उसको फूड, वाटर, स्लीप प्रॉपर मिलनी चाहिए उसको। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय है, अगर आप सोचो, आप उसको इतने पैसे नहीं दे पा रहे कि वो प्रॉपर खाना खा पाए, वाटर सप्लाई उसको प्रॉपर हो, उसको चैन की नींद आए, 2 वक्त की रोटी मिले, ठीक है, छत हो रहने को, उसकी उसकी नींद बहुत जरूरी है। अब मान लो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, लेकिन आपको लगता है कि यार 4 घंटे की नौकरी कर, 4 घंटे की तो नींद लेने को मिलती है मेरे को, सारा दिन नौकरी करो, अगर 10 मेरे को 5 लाख रुपए महीना भी दे देते हैं तो भैया मुझे नहीं चाहिए, मुझे चैन की नींद सोने दो। क्योंकि आपको वहां पर पैसा नहीं चाहिए, भैया मुझे नींद आ रही है, ठीक है, मेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी तो क्या मतलब है। अगर आप आपको वो दे रहा हूं, क्या कहते हैं, जॉब अच्छी दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन आप अपने परिवार के साथ बैठ के खाना नहीं खा पाते, तो आपको क्या लगने लगेगा, अरे यार छोड़ भाई क्या करना है ऐसे। ठीक है, ऐसी जॉब का क्या करना, नहीं नहीं करनी मुझे ऐसी जॉब, है ना। तो क्या चीज़ बोली है कि साहब मैस्लो साहब ने ये बात बोली है कि भाई ठीक है, सबसे पहले आदमी आप उसको है ना मान के चलो, अगर बहुत अच्छी जॉब दे दो, लेकिन अगर वो अपने फैमिली के साथ बैठ के अगर खाना भी तक नहीं खा पा रहा, तो बेकार है यार, फिर ऐसी जॉब का क्या करना, है ना। तो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करना है, कि वाटर, स्लीप, फूड, ब्रीथिंग, इस तरीके की जो बेसिक नेसेसिटी होती है ना, वो उसकी पूरी होनी चाहिए सबसे पहले। अगर मान लो अगर एम्प्लॉय की आपने बेसिक नेसेसिटी पूरी करा दी, अब आप उसको मोटिवेट करने के लिए क्या काम कर सकते हो, क्या चीज़ दोगे उसको। सेकंड उसकी होती है कि उसको सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी क्या चाहिए कि कल को मान लो अगर मैं जॉब किसी वजह से नहीं आ पाऊँ, मिस हैपनिंग हो जाए, कोई एक्सीडेंटल हो जाए, तो मेरी फैमिली को देखने वाला कौन है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए उसको, हेल्थ चाहिए, मेडिक्लेम करवा दो उसका, ठीक है, उसका लाइफ इंश्योरेंस करा दो। तो ऐसी सिक्योरिटी, उसको जॉब की सिक्योरिटी चाहिए कि मेरी जॉब मेरे को एक तरीके से सिक्योरिटी दे रही है मेरी लाइफ को, ऐसी चीज़ उसको मोटिवेशन चाहिए। फिर फिर अगर मान लो ये दोनों चीज़ें उसको मिल जाती है, लेकिन अगर उसको मान लो बिलोंगिंगनेस नहीं मिलती, एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, जाता है ऑफिस में जिंदा लाश के जैसे जाता है, काम करता है, आ जाता है, लेकिन बेचारे के पास सब कुछ तो मिल रहा है उसको, लेकिन उसको है ना एक फ्रेंडशिप एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा। ठीक है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिला, कोई बात करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, वो जॉब छोड़ जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा कुछ हो। फिर जब ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, अब उसको क्या चीज़ चाहिए, इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी ना, अगर आप गए, अच्छी सी आपको तनख्वाह मिल रही है, सब कुछ सही है, बिलोंगिंगनेस भी मिल रही है सही, लेकिन कोई भी आपको कुछ भी बोल जाता है, भैया कोई भी कुछ भी बोल जाता है, एक रेस्पेक्टेड जॉब चाहिए मुझे। अगर तुम ऐसे काम करते हो ना, तो तुम चाहे मुझे 10 लाख रुपए महीना भी दे दो ना, कि तो भी मेरे को जॉब नहीं करनी, तेरी नौकरी गई टोकरी में, यही बोलोगे कि नहीं, कि मेरे को इज्जत नहीं दे दी। ठीक है, अब मेरी मेरी सेल्फ एस्टीम पर बात आ गई भाई, आत्मसम्मान को धक्का पहुंच गया मेरे, तुम मेरी इतनी बेइज्जती करते हो। ठीक है, अब नहीं आऊंगा कल से तेरी यहाँ जॉब के ऊपर। ठीक है, तो यार बॉस आता है, बात तो गाली गाली बक के बात करता है, यार ऐसी ऐसी जॉब नहीं करनी भैया तेरी, मेरे को नहीं आना तेरे पास है। तो वही चीज़ होगी। तो एक
एक लेवल ऐसे आता है जब एम्प्लॉय को क्या चाहिए, उसकी सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, रेस्पेक्ट चाहिए, उसको एस्टीम चाहिए उसकी, ठीक है। सब कुछ मिलने के बाद अब एम्प्लॉय को लगता है कि यार मुझे सब कुछ दिया इस जॉब ने, सब कुछ मैंने खूब पैसा कमाया, जॉब ने मुझे सब दिया। अब एक लेवल ऐसा आया है कि अब मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करूंगा, अब मैं खुद के ऊपर जो है ना समय दूंगा अपने आप को। अब आप एक बार बताओ, ऐसा नहीं होता कई बार आप भी ऐसा सोचते हो कि ऐसा सोचो जरा कि बंदे ने पूरी टाइम अपनी जॉब किया, 50-55 ईयर्स, 60 ईयर्स का होने के बाद अब उसको ऐसा लगता है नहीं यार अब बहुत भागदौड़ हो गई, खूब पैसा भी कमा लिया जिंदगी में, अब पहाड़ों पे जाऊंगा और पहाड़ों पे जाकर बालकनी होनी चाहिए ऐसी जिसमें सनसेट देखूं, सनराइज देखूं, चाय पीऊं और अखबार पढूं सुबह सुबह, आसपास हो टोटली शांति और नो टेंशन एट ऑल, सिर्फ चिड़िया की आवाज़ें और नेचुरल आवाज़ें मेरे को आनी चाहिए, साइड में झरना बह रहा है, ठंडी हवा आ रही है, सौंधी सौंधी मौसम है, ऐसी ज़िंदगी चाहिए मुझे। मैंने बहुत भागदौड़ कर ली साहब, अब मैं थोड़ा सा वैराग्य का जीवन जीना चाहता हूँ मज़े से, ठीक है। तो वो कहलाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब लगे कि वो इस लेवल पर आ गया, अब अब्राहिम मैस्लो साहब ने बोला अब आप उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए मोटिवेट करो कि हम आपको ऐसी ज़िंदगी दिखा देंगे अगर आप इस लेवल को अचीव करते हो तो मैस्लो साहब ने अपनी एक हिरार्किकल थ्योरी बना दी कि पहले ये नीड पूरी करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ठीक है। तो मैस्लो साहब बहुत अच्छी अच्छी बात बोल के चले गए, ठीक है। 1908 के अंदर आए थे, 1970 के अंदर ये, ठीक है, अल्लाह को प्यारे हो गए 8 जून को। फिर उसके बाद वॉज अ साइकोलॉजिस्ट हु स्टडीड पॉजिटिव ह्यूमन क्वालिटीज एंड लिव फॉर द एग्जाम्पलरी पीपल। इन 1954 मैस्लो क्रिएटेड द हिरार्किकल ह्यूमन नीड्स एंड एक्सप्रेशन हिज थ्योरीज इन हिज बुक, ठीक है। चलिए जी, ये सारी चीज़ें अपन ने मैस्लो के बारे में लिखी हुई है, हालांकि मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ो। अब आती है देखो बात लीडर की। अब आपको पता है लीडर भी 3 तरीके के लीडर होते हैं, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल 3 तरीके की होती है, ऑटोक्रेटेड, लेजिस फेयर एंड डेमोक्रेटेड। लीडर का मतलब समझ गए ना आप, इन्फ्लुएंस करना दूसरे पीपल को, उनके माइंड को इन्फ्लुएंस कर देना कि यार ऐसे ही करना है, लीडर तो कर देते हैं, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेने जाना है, कुछ भी लेने जाना है, जो लेबर एसोसिएशन होता है ना उसके लीडर को पकड़ लो। अब लीडर जो बहुत बोलेगा बाकी लोग मानेंगे, ठीक है। लीडर को पकड़ो, एक एक को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आओ अब देखो, अब बात देखो यहां पर आती है अब लीडरशिप की। अब लीडरशिप में इन्फ्लुएंस करते हैं हम दूसरे को, है ना। अब आती है बात इन्फ्लुएंस, आपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया, इंटरपर्सनल रिलेशन, कॉमन गोल्स, कंटिन्यूस प्रोसेस, सिचुएशनल, तो इन सब के ऊपर काम होता है। अब 3 तरीके के लीडर माने जाते हैं। एक होता है ऑटोक्रेटेड, ठीक है। ऑटोक्रेटेड है लीडर सेंट्रलाइज ऑल द डिसीजंस, फुल कंट्रोल, इसका पूरा कंट्रोल है इसके ऊपर, कहता है मैं जो कहूंगा ना होना वही है, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, ठीक है। ये इस तरीके का लीडर है ऑटोक्रेटेड, ठीक है। खुद ने जो कह दिया वो फाइनलाइज है। एक होता है लेजिस फेयर टाइप के लीडर्स, ठीक है। वो क्या कहता है, वो थोड़ा सा आलसी टाइप है, वो कहता है कि ठीक है मैं तो कह रहा हूँ, बाकी देखो सिचुएशंस है, मैं तुम लोगों को अथॉरिटी दे रखी है, जैसा तुम ठीक समझो वैसा काम करो। तो ये किस तरीके का है, लेजिस फेयर, ठीक है। और एक होता है डेमोक्रेटिव, विच इज बेटर एक्स और वाई, ठीक है, सजेशन ऑफ जूनियर। अब ये क्या काम करता है, डेमोक्रेटिक लीडर क्या काम करता है, अपना डिसीजन तो दे देता है, साथ ही साथ अपने है ना जूनियर से बोलता है बताओ तुम्हारे सबसे सजेशन क्या होना चाहिए। लेजिस फेयर तो इतना आलसी है, वो तो कहता है जैसा ठीक समझो भाई वैसा कर लो, खुद तो वो डिसीजन ही नहीं देता। डेमोक्रेटिक बोलता है, अपना डिसीजन देने के बाद वो जूनियर को बोलता है तुम्हारे सबसे क्या होना चाहिए। जैसे कई बार मैं भी आपसे, आप लोगों से सजेशन लेता हूं, मैं अपनी बात तो कहता हूं देखो मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, बाकी आप लोगों को क्या लगता है क्या करना चाहिए, पूछता हूं ना आप लोगों से। बस वही बात चीज यहां पर है कि ये डेमोक्रेटिक नाम के जो लीडर होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, दूसरे से उनके तरीके से भी चीजों को पूछते हैं, सजेशन जरूर लेते हैं, ठीक है ना। अब अब देखो, अब बात यहां पर आती है, और अगर अपन आगे बढ़े तो ये बात याद रखना, ये अपना जो ऑटोक्रेटिक है ना, ये तो वही उसी टाइप के है, एक बार जो बोल दिया, ठीक है, जो मैं कहता हूं, है ना, वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं कहता वो मैं डेफिनेटली करता हूं, ये उस टाइप का है ना। तो अपनी दादागिरी मचाने वाला। तो समझ में आ गया 3 तरीके के ऑटोक्रेटिक, लेजिस्लेटिव, डेमोक्रेटिक आते हैं। अगर इसके ऊपर केस स्टडी आ गई, बोला कि ये इस नेचर का लीडर है, बताओ किस टाइप का लीडर है ये, तो बता देना भैया किस तरीके का लीडर है। ऐसे केस स्टडी के क्वेश्चन अपन ने किए भी हैं। मेरी आप सभी बच्चों से तहे दिल से निवेदन है कि क्लासेस आखिरी चल रही हैं, तो इसलिए कैमरे को ओपन रखें, ओपन रखें। चलिए, मैंने इसके ऊपर देखो सारी चीज़ें बताई, आप लोग भी ऐसे डायग्राम्स बना के आ सकते हो। याद रखना बड़े प्यारे बच्चों, बिजनेस स्टडीज में जितना डायग्राम बनाओगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर देखो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड फैक्ट्स होते हैं कि हमने अपने आइडियाज़ और एक्सचेंज कितने कम्युनिकेट किए। तो उम्मीद करता हूँ पहले यहाँ तक की बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो एक बार लाइक मार दो, जल्दी से लाइक मार दो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो
अब देखो क्या बात आती है यहाँ पर, अब देखो बात आती है यहाँ पर कम्युनिकेशन। अगर आपको याद हो तो कम्युनिकेशन के अंदर मैंने बताया था कि एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर, ठीक है। बीच में चैनल होता है जिसके आप भेजते हो, मीडियम भेजते हो, जिसके ऊपर मैसेज भेजते हो। मैंने इसके ऊपर एकता टाइगर का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। वो पाकिस्तान टीवी है ना, और ये दूरदर्शन है ना। पी टीवी और दूरदर्शन का एग्जाम्पल दिया था इसमें, कि कैटरीना कैफ बोलती है मैं टीवी पी टीवी बोल रही हूँ, और वो बोलता है कि मैं दूरदर्शन। तो इन लोगों को ही कोड पता था एक दूसरे को कि पी टीवी का वो वहाँ वहाँ की खुफिया एजेंट होती है और ये यहाँ का होता है। तो इन दोनों को एक दूसरे का सीक्रेट कोड पता था। तो सेंडर क्या काम करता है, हु कन्वे हिज थॉट और आइडियाज। सेंडर मैसेज देता है, आइडियाज, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, और एनकोड कर देता है। अब एनकोडिंग हो गया ना, मैं पीटीवी बोल रही हूँ, दिस इज द एनकोडिंग, ठीक है। अब वहां पर आपने, उसने फोन पर बोला मैं पीटीवी बोल रही हूँ। अब ये जो फोन का मीडिया है ना, ये पीटीवी बोल रही हूँ वाला जो मीडिया फोन के थ्रू गया, और वहां से सलमान खान ने उसको डिकोड किया, यार तो मैं ही जानता हूं पीटीवी कौन है, और तो कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो अगर उसने जहां पे जवाब दे दिया मैं दूरदर्शन टीवी, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये तो वही बंदा बोल रहा है, क्योंकि एक दूसरे के पास कोड पता है। तो एनकोड और डिकोड करने का मीडिया होता है, मीडिया के थ्रू आप भेजते हो अपनी मैसेज को, एक जना एनकोड करता है, दूसरी जगह उसको वो डिकोड किया जाता है, ठीक है। लेकिन कभी के बाद इस मीडिया के अंदर क्या होता है, बीच में नॉइस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। नॉइस क्रिएट होने की वजह से गड़बड़ा जाता है मैसेज, ठीक है। तो वो कम्युनिकेट पूरा नहीं हो पाता, कई सारे देखो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो वो नॉइस क्रिएट हो जाना और प्रॉब्लम्स हो जाना, तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन की डिस्टर्बेंस। अब कम्युनिकेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब आपको मान के चलो अगर टॉप लेवल से बात करनी है तो फॉर्मल कम्युनिकेशन और स्केलर चेन के थ्रू जाओगे, डाउनवर्ड से अपवर्ड, है ना, और अपवर्ड से डाउनवर्ड। कैसे, मैं अपने ऊपर वाले को बोलूंगा, ऊपर वाला उससे ऊपर वाले को बोलेगा, उसके ऊपर वाला उससे ऊपर वाले को बोलेगा, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन क्रिएट होगा। और टॉप वाले को एम्प्लॉइज को बात बोलनी है तो पहले वो मिडल को बोलेंगे, मिडल लोअर को बोलेगा, लोअर जो है वो एम्प्लॉइज को जाके बोलेगा। तो ये कम्युनिकेशन वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाता है। ये एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो सेम लेवल के बीच में होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था सेम लेवल के, जैसे अब मैं मैनेजर हूँ, अब मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, अगला दूसरा जो है वो सेल्स मैनेजर है, तो प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर से डायरेक्टली बात कर सकता है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। एक डायगोनल कम्युनिकेशन होता है इस तरीके से, है ना। एक कैसा कम्युनिकेशन होता है, देखो ये मैंने बताया कि व्हील लाइक ए बी, बी सी, सी डी से, डी ए से, ऐसा ऐसा कम्युनिकेशन चलेगा। एक चेन वाइज चलता है, ए बी से, बी सी से, सी बी से, बी ए से। और एक होता है सर्किल वाइज, ए बी से, बी बॉस से, बॉस सी से, सी डी से, ऐसा, और डी ए से, ऐसा सर्किल में चल जाएगा। ये कोई किसी से भी जहां पर बात करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्री फ्लो, ऑल चैनल्स ओपन है, ठीक है। एक इन्वर्टेड वाई, इन्वर्टेड वाई बोलो वी बोलो, यही है इन्वर्टेड वी है ये, देखो ये, कि जय ठाकुर से बात करेगा, वीरू ठाकुर से बात करेगा, गब्बर सिंह जय से बात कर सकता है, गब्बर वीरू से बात कर सकता है ना। लेकिन ठीक है, वीरू गब्बर सिंह से बात कर सकता है, ठाकुर से भी बात कर सकता है, लेकिन ठाकुर डायरेक्टली गब्बर से बात नहीं कर सकता, है ना। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो मैंने आपको बताया था ना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जैसा ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जहां पर जानबूझ के क्रिएट नहीं किया जाता, लेकिन वो हो जाता है। ऐसे इनफॉर्मली बातें नहीं होती, गुपचुप गॉसिप्स होती हैं। ओए तुझे पता है, उसकी है ना इंसल्ट करके उसको ऑफिस से बाहर निकाल दिया, उसको इंसल्ट करके, है ऐसी बातें होती है ना। जब ओए तुझे पता है, उसको तुझे पता है ऐसी ऐसी चीजें हो गई है, तो जो ऐसी बातें होती है ना जो ऑफिस के अंदर चोरी छुपे करते हैं, ठीक है, तुझे पता है वो नौकरी छोड़ने वाला है, ऐसी बातें जब करते हैं तो वो ऑफिशियली तो नहीं होती, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के हिसाब से वो फैल गया। उसी को अपन क्या बात बोलते हैं, उसी को अपन ग्रेप वाइन भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, पोपटलाल है ना, पोपटलाल की शादी, और पोपटलाल की शादी हुई थी, आपको याद है वो एग्जांपल दिया था, पोपटलाल की शादी हो गई तो सिंगल स्ट्रैंड ईच पर्सन कम्युनिकेट विच ईच अदर। ये जो है ना बोलेगा ओए सुन पोपटलाल की शादी हो गई, डी सी को बोलेगा ओए पोपटलाल की शादी हो गई, सी बोलेगा बी को ओए पोपटलाल की शादी हो रही है, और बी बोलेगा ए से पोपटलाल की शादी हो रही है। तो यानी पोपटलाल ने वाई को बोला, वाई ने डी को बोला, डी ने सी को बोला, इस तरीके से चेन चली, तो वो सिंगल स्ट्रैंड हुई। गॉसिप्स, कोई किसी को भी बोल रहा है पोपटलाल की शादी हो गई, पोपटलाल की शादी हो, पोपटलाल बोल रहा है भाई साहब, ओ भाई साहब सुनो सुनो मेरी शादी पक्की हो गई है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो कोई किसी को भी जब बोल रहा है तो वो गॉसिप्स होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, एक बंदे ने दूसरे को बोला, दूसरे ने किसी और को बोला, प्रोबेबिलिटी है कि कोई किसी को भी बोल देगा रैंडमली, ठीक है। एक होता है क्लस्टर के अंदर एक कुछ ग्रुप्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को बोलते हैं, फिर वो ग्रुप आपस में दूसरे को बोलते हैं, दैट इज द क्लस्टर, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर क्या चीज डिफरेंस है, ये आ सकता है, ऑफिशियल चेन होती है, इसमें कोई ऑफिशियली क्रिएट नहीं होता, इसमें डेफिनेट पाथ होता है, उसमें कोई ऐसा कोई पाथ नहीं होता। ये कम्युनिकेशन थोड़ा स्लो होता है, और जो गॉसिप्स वाला होता है इनफॉर्मल, वो इतनी फास्ट आग के जैसे फैलती है खबर,
मूव रिजिड, फ्लेक्सिबल रहता है, रिटर्न फॉर्म और ठीक है। बैरियर्स क्या रहते हैं, सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर के अंदर मैंने आपको बताया था किस किस तरीके के साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं, सिमेंटिक बैरियर होते हैं, ये अपन ने बात पढ़ी थी, अगर आपको याद दिलाता हूँ तो कैसे, कि कई बार सिंबल वाले बैरियर्स होते हैं, ठीक है। सिंबल वाले बैरियर होते हैं, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज होता है। सिंबल वाले क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर मतलब होता है खाना खाया यार बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया खाना बना। और चाइना के अंदर बोलते हैं, चाइना के अंदर बोलते हैं ये ऐसे, तो यार एक तो खाना खाया, ऊपर से बोलता है पैसे लेकर आ, पैसे ला पैसे, ठीक है। खाना खा के बाद अगर आपसे पूछा कि कोई कैसे कैसा लगा खाना, आपने बोला ऐसा, तो वो बोलेगा भाई एक तो खाना खा लिया और ऊपर से कहता है पैसे ला। तो ये सिंबल का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। और ब्राजील के अंदर पूछा भाई साहब कैसे खाना लगा, तो ठीक है आपने बोल दिया ऐसे, वहां पर इस चीज को अब्यूजिव मानते हैं, आपको जूते पड़ गए बैठे बैठाए, ठीक है। तो ऐसी चीजें जब होती है तो उसको अपन क्या बात बोलते हैं कि भैया खाना खा रहे हैं और ऊपर से गाली बक रहा है मुझको, ठीक है, तो जूते पड़ने का काम है। तो हर कंट्री के अंदर अलग अलग सिंबल का अलग अलग मतलब होता है। फॉल्टी ट्रांसलेशन हो जाना, अनक्लैरिफाइड एजम्पशन हो जाना, टेक्निकल जैरगॉन। अब टेक्निकल जैरगॉन में मैंने बताया था ना, जैसे आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, सेटेरस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। तो ये लैटिन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। लैटिन वर्ड का यूज करोगे तो ऐसे ही होएगा कि आपको किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो टेक्निकल जर्गन वर्ड यूज नहीं करने अपन को, जिससे अगले को समझ में नहीं आए। अब मैं बोलूं कि सेरिटस पेरिबस, आप बोलोगे अरे सर, अरे कहना क्या चाहते हो रे, ठीक है, सीधी सीधी भाषा नहीं बोली जाती क्या आपसे, यही बोलोगे क्या नहीं। तो ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने ताकि कम्युनिकेशन के अंदर वो कहीं ना कहीं बैरियर हो, बैरियर साबित नहीं होने चाहिए। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, प्री मैच्योर इवेल्युएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ ट्रांसमिशन, इस वजह से देखो नाम से ही पता लग रहे हैं, डिस्ट्रस्ट हो जाना। तो ये सब चीज़ें आपके साइकोलॉजिकल बैरियर में काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में PCRS, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, रूल्स रेगुलेशन, स्टेटस, ये सारी चीज़ें अपन को अच्छी तरीके से पढ़कर जानी है। पूरा डायरेक्टिंग चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया कि पूरे डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या नहीं थी, अपन ने 1 शॉट के अंदर इसको पूरा किया। अब इसकी केस स्टडीज आप लोग जरूर पढ़ के जाना। ओवरऑल मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से आपका पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें लिखी है। उम्मीद करता हूं आपको 1 शॉट मेरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको अच्छे से अच्छी तैयारी करके चलना, और कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, जय माता दी।